नमस्कार मित्रों, साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मनोवैज्ञानिक संप्रदायों के अध्ययन अध्यापन की क्रिया चल रही है, जिसमें पिछली वीडियो में संरचनावाद, कार्यवाद और व्यवहारवाद की तथ्यात्मक जानकारी जुटाई है। उससे आगे की जो संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद के बारे में जानते हैं कि किस तरीके की परीक्षा उपयोगी सामग्री उससे संबंधित है। साथियों, गेस्टाल्टवाद की रहस्यमय अध्ययन अध्यापन की क्रिया से जुड़ने से पहले पूर्व की भांति व्यवहारवाद से संबंधित दो प्रश्न हैं, उन्हें नोट करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। तो साथियों, व्यवहारवाद का पहला क्वेश्चन है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पुस्तक की रचना किस व्यवहारवादी वैज्ञानिक ने की? 4 ऑप्शन हैं, वाटसन, पावलोव, बंडूरा और स्किनर। इससे संबंधित आंसर अपनी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। दूसरा जो क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया? 4 ऑप्शन है, पावलोव, गुथरी, हल और स्किनर। तो इन 2 क्वेश्चनों के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। अब साथियों, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि गेस्टाल्टवाद परीक्षा उपयोगी सामग्री से क्रमागत रूप से जुड़ा हुआ है। वैसे तो गेस्टाल्टवाद की संभवतः जो जानकारी है वो उत्तरोत्तर संप्रदायों से जुड़ी हुई, कहीं न कहीं उनसे तथ्यों को लेते हुए गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई। फिर भी अब उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी जुटाएं। साथियों, गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की स्थापना से संबंधित कुछ जानकारी तथ्यात्मक भी है और घुमा फिरा करके कहीं परीक्षा में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसकी स्थापना के बारे में, गेस्टाल्टवाद की स्थापना जर्मनी में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही हुई। ध्यान दें, गेस्टाल्टवाद की स्थापना से संबंधित जो क्रियाकलाप थे सामान्यतः व्यवहारवाद की स्थापना के समकक्षी हैं, परंतु कहीं न कहीं विचारधारा में अंतर था। गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि प्राणी जो क्रिया करता है तो उसकी क्रियाओं में सर्वाधिक महत्व प्रत्यक्षण चिंतन और मानसिक संगठन से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का होता है। तो इसलिए गेस्टाल्टवाद के बारे में ये तथ्यात्मक रूप से जानेंगे और उसकी जो परीक्षा उपयोगी तथ्य होंगे वहाँ अवगत भी कराऊंगा कि कहाँ से कैसे परीक्षा के लिए उस तथ्य पर फोकस हो सकता है। तो गेस्टाल्टवाद की स्थापना जर्मनी में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही हुई, लगभग 1912 ईस्वी। तो ये माना जाता है कि गेस्टाल्टवादी जो लोग थे, उनका उस अध्ययन अध्यापन का जो विषय था वह चिंतन को महत्व देते थे। तो इसलिए गेस्टाल्ट जो शब्द है उसकी व्याख्या उन्होंने जर्मन शब्द में की। ये भी एक महत्वपूर्ण है।
गेस्टाल्ट शब्द एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्टवाद की स्थापना में जो सबसे अग्रणी हैं, परीक्षा में भी आते रहते हैं, कई बार यूपी टेट या अन्य परीक्षाओं में भी गेस्टाल्टवाद की स्थापना से संबंधित प्रश्न भी आए कि गेस्टाल्टवाद की आधारशिला किसने रखी। तो गेस्टाल्टवाद की स्थापना में सबसे अग्रणी मैक्स बर्दीमर माने जाते हैं। मैक्स बर्दीमर को ही गेस्टाल्टवाद का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्थापक मैक्स बर्दीमर को माना है, बर्दीमर भी कह देते हैं इसे, ये स्पष्ट हुआ। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि गेस्टाल्टवाद के जो सह संस्थापक कहो या गेस्टाल्टवाद की स्थापना में बर्दीमर के सहयोगी कहो। तो यहाँ पर ये सुनियोजित रूप से ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि सह संस्थापक, अर्थात गेस्टाल्टवाद के सह संस्थापक के रूप में कोहलर और कोफका एवं लेविन को भी, क्योंकि ये भी एक गेस्टाल्टवादी था, माना जाता है। तो ये कोहलर, कोफका, लेविन गेस्टाल्टवाद की स्थापना में सह संस्थापक की भूमिका में इनकी जो अध्ययन प्रक्रिया है जुड़ी हुई है। वास्तविक रूप से गेस्टाल्टवाद का संस्थापक मैक्स बर्दीमर या बर्दीमर है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी मैंने अन्य परीक्षा में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से, या नोट कर लें इससे क्वेश्चन कैसे बन जाता है, निम्न में से गेस्टाल्टवाद का सह संस्थापक नहीं है। तो चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन बर्दीमर, दूसरा कोहलर, तीसरा कोफका, चौथा लेविन। क्वेश्चन की प्रकृति समझें। परीक्षा इसी तरीके से घटना स्तर पर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चनों को प्रशासित करती है। निम्न में से गेस्टाल्टवाद का सह संस्थापक नहीं है, तो सह संस्थापक नहीं है। तो यहां मैंने आपको जो तथ्य स्पष्ट किए हैं, इनसे संबंधित इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि मैक्स बर्दीमर तो संस्थापक है, यही नहीं है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन इस संप्रदाय से या अन्य भी स्रोतों से हो सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़, इसके बारे में स्थापना के बारे में तथ्य क्लियर हुए। साथियों, गेस्टाल्टवाद के और कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गेस्टाल्टवाद को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे आकृति, आकृतिवाद भी कहते हैं इसे, आकृतिवाद फॉर्म। दूसरा आकार, आकारवाद के रूप में भी जाना जाता है गेस्टाल्टवाद को। जब इसकी संस्थापना में इस समग्रता पर अध्ययन हुआ तो आकृतिवाद के रूप में आकार, आकार मीन्स शेप, इसे समग्राकृति के बारे में भी जाना जाता है, जैसे
समग्राकृति। समग्राकृति का मतलब संपूर्णवाद, संपूर्णतावाद, पूर्णतावाद। इसे कॉन्फिगुरेशन के नाम से जाना जाता है। इसे संगठन के बारे में भी जाना जाता है। संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से गेस्टाल्टवाद, आकृतिवाद, आकारवाद, समग्राकृतिवाद या पूर्णाकारवाद या संगठनवाद, इन नामों से गेस्टाल्टवाद को जाना जाता है। और भी तथ्य की बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्टवाद की जब स्थापना हुई थी तो गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि प्राणी जो कुछ भी अगर व्यवहार करता है तो उसके व्यवहार में अर्जित करता है तो यंत्रवत क्रियाओं की अपेक्षा मानसिक क्रियाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर यह बात स्पष्ट कर लेना, क्योंकि तुलनात्मक रूप से व्यवहारवादियों ने प्राणी की क्रियाओं को यंत्रवत रूप में डाला, क्योंकि प्राणी व्यवहार करता है तो उसकी व्यवहारिक क्रियाओं में यंत्रवत होना महत्वपूर्ण है, जबकि गेस्टाल्टवाद यह स्पष्ट करता है कि प्राणी की जो क्रियाएं हैं वो यंत्रवत न होकर मानसिक संगठन से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का जो मानना था वो ये था कि प्राणी अगर कोई भी क्रिया करता है, अगर उसे अपने ज्ञान कोश में स्थापित करता है तो उस ज्ञान कोश के लिए उसकी जो क्रिया है वो मानसिक संगठन से जुड़ी हुई क्रिया, अर्थात प्रत्यक्षण चिंतन द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी सब मनोवैज्ञानिक संप्रदायों से अलग हटकर उन्होंने प्राणी के जो क्रिया हैं वो मानसिक तथ्यों पर, मानसिक संगठन पर आधारित मानी। दूसरी बात, गेस्टाल्टवाद की जो स्थापना है मनोवैज्ञानिक संप्रदाय में यह माना जाता है कि गेस्टाल्टवाद की स्थापना संरचनावाद और व्यवहारवाद के मध्य की कड़ी है। अमूमन जितने भी मनोवैज्ञानिक विचारक हैं वो गेस्टाल्टवाद की स्थापना के बारे में ये स्पष्ट करते हैं कि गेस्टाल्टवाद एक ऐसी संप्रदाय है जिसका जो अध्ययन अध्यापन क्षेत्र है वो चेतनानुभूति और व्यवहार से जुड़ा हुआ है, अर्थात संरचनावाद और व्यवहारवाद के मध्य की कड़ी माना जाता है। तो यहाँ भी ये चीज स्पष्ट लिख लें कि गेस्टाल्टवाद की स्थापना संरचनावाद एवं व्यवहारवाद की मध्य की कड़ी है। स्पष्ट सी बात है, कभी भी क्वेश्चन बन जाता है। और भी इसके कुछ तथ्यात्मक जो परीक्षा उपयोगी तथ्य जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय ने सर्वप्रथम किस तत्व पर अध्ययन किया था। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी सामग्री है कि गेस्टाल्टवाद ने सबसे पहले किस तत्व पर अध्ययन किया था। तो यहाँ मैं नोट कर रहा हूं साथियों, गेस्टाल्टवाद ने सबसे पहले प्रत्यक्षण पर अध्ययन किया। सर्वप्रथम उसकी तत्वात्मक जो सामग्री थी वो प्रत्यक्षण थी। गेस्टाल्टवाद ये मानता था कि प्रत्यक्षण के माध्यम से प्राणी इस संसार को जानता है, समझता है और इसके बारे में चिंतन करता है।
तो प्रत्यक्षण परसेप्शन। तो प्रत्यक्षण का अर्थ क्या है, क्योंकि सीधा ही मानसिक क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि गेस्टाल्टवाद की समग्रता एक मानसिक क्रियाओं से जुड़ी हुई हुई। तो प्रत्यक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए कि प्रत्यक्षण एक ऐसी क्रिया है जो अनुभव आधारित संकल्पनाओं में विकसित होती है, जहां प्राणी के अनुभव एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं और उससे जो संकल्पना विकसित होती हैं वही प्राणी का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्षण है। उसके बाद चिंतन प्रक्रिया पर बल दिया। गेस्टाल्टवादी चिंतन प्रक्रिया पर बल देते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रत्यक्षण पर, उसके बाद चिंतन प्रक्रिया पर बल दिया। और चिंतन प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट करते हैं कि प्राणी अपनी इन क्रियाओं से, अपने चिंतन से, मानसिक अंतःक्रियाओं से जो अर्जित करता है, जो उसके एक संतुष्टि होती है, वही संतुष्टि उसने सूझ और समझ के रूप में विकसित की। अर्थात चिंतन द्वारा सूझ एवं समझ का विकास हुआ। तो यहां पर यह बात स्पष्ट है कि गेस्टाल्टवादियों ने सबसे पहले प्रत्यक्षण को माध्यम बनाया, उसके बाद चिंतन को महत्वपूर्ण मानते हुए और स्पष्ट किया कि सूझ समझ ही एक मानसिक परिणाम है। इसलिए आधुनिक गेस्टाल्टवाद की जो अवधारणा है वह यह स्पष्ट करती है कि गेस्टाल्टवाद सूझ और समझ द्वारा ही क्रियाओं को महत्व देता है। इसीलिए इसे पूर्णाकार के रूप में देखा गया है, क्योंकि पूर्णाकार का मतलब ही यही है। गेस्टाल्टवादियों ने कहा है कि किसी भी पदार्थ को अंशों में बांट करके न देखा जाए, उससे समग्र रूप से देखा जाए। अगर मान लीजिए हम किसी के चेहरे की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मुख भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है। तो एक चेहरा कह देने से, यानी संपूर्ण जो शब्द कह देने से उसके जो अंश हैं उसमें स्वतः ही विद्यमान है। तो इसीलिए इसे पूर्णाकार की संख्या दी गई है, क्योंकि कोई भी जो सीखने की जो क्रिया होती है वो पूर्णाकार के रूप में होती है। अर्थात उस पूर्ण में संपूर्णता जो छोटे छोटे अंशों में विभाजित भी हो जाती है। अगर हम छोटे छोटे अंशों की बात करें, जैसे हम ये कहें मानव, तो मानव का मतलब हमने एक गेस्टाल्टवाद अवधारणा के रूप में पूरा का रूप व्यक्त किया। और अगर ये कहें हाथ, पैर, मुख, शरीर के अंगों की बात करें तो व्यक्त तो वही बात हो रही है, लेकिन वो अंशों के रूप में पहले अध्ययन नहीं करते हैं, वो समग्रता के रूप में अध्ययन करते हैं। इसलिए गेस्टाल्टवाद विचारधारा का ही मतलब ये है कि हर वस्तु तत्व पदार्थ को इस वातावरण में संपूर्णता के आधार पर देखना, उसकी आकृतियों के आधार पर देखना, उसके आकार के आधार पर देखना, उसके संगठन के आधार पर देखना। तो यहाँ गेस्टाल्टवाद की विचारधारा को बहुत ही तथ्यात्मक रूप से, सूक्ष्म रूप से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि गेस्टाल्टवादी एक कोहलर ने संज्ञानात्मक अधिगम का विकास किया। संज्ञानात्मक का विकास किया, इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आगे जब अधिगम के प्रकारों में पढ़ेंगे व्यवहारवादी और संज्ञानात्मकवादी, तो व्यवहारवादी शारीरिक यंत्रवत क्रियाओं पर बल देते हैं, संज्ञानात्मकवादी मानसिक क्रियाओं पर बल देते हैं। इसलिए संज्ञान का कॉग्निटिव का मतलब ही मानसिक है। प्रत्यक्षण है, चिंतन है, सूझबूझ है, ध्यान है, अवधान है, किस तरीके से हमारे मानसिक जो कार्य होते हैं उन्हीं को हम संज्ञानात्मक क्रियाओं के रूप में जानते हैं। तो अब संज्ञानात्मक रूप से सीखने के लिए, जैसे कि कोहलर ने वो प्रयोग भी किया था, आगे अधिगम में पढ़ेंगे, जो एक
सुल्तान नाम का वनमानस था। जब वो यंत्रवत क्रिया कर रहा था तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तब उसने कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्रिया करना शुरू किया तो वो लक्ष्य तक पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है, केवल और केवल गेस्टाल्टवादी या संज्ञानात्मवादी या कोहलन ने ये स्पष्ट किया था कि मानसिक क्रिया प्राणी के लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साधन होती है। तो इसलिए इन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम दिया, जिसे अंतर्दृष्टि अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम के नाम से जाना जाता है। और स्पष्ट सी बात है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी को अचानक अंतर्दृष्टि विकसित हुई थी। अंतर्दृष्टि अचानक या अकस्मात विकसित होती है। बहुत सी परीक्षा में सवाल आया है कि अंतर्दृष्टि कैसे विकसित होती है, अचानक या अकस्मात। हम कोई न कोई समस्या जब होती है और जब समस्या के समाधान के सब पहलुओं पर हम विचार कर लेते हैं तो फिर एक जब सफलता नहीं मिलती है तो हम कुछ न कुछ सोचना अंतिम प्रक्रिया में शुरू करते हैं। तो कोई न कोई अचानक ऐसी उसकी सूझबूझ हमें विकसित हो जाती है, तो इसी का नाम अंतर्दृष्टि है। तो साथियों, यहाँ पर गेस्टाल्टवाद से संबंधित जो जानकारी है उन्हें परीक्षा उपयोगी अपने संग्रह में अभिलेखित करें और इसी तरीके से आप अपने ज्ञान को क्रमागत रूप से आगे बढ़ाते रहें। गेस्टाल्टवाद की जो सूक्ष्म जानकारी, गेस्टाल्टवाद की स्थापना 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी में हुई थी। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्टवाद का संस्थापक मैक्स वर्दाइमर है। गेस्टाल्टवाद के सह संस्थापक कोहलर, कोपका, कोटलेवेन है। गेस्टाल्टवाद को अन्य नामों से जाना जाता है: आकृति, आकार, संगठन, समग्र आकृति। और इसका मतलब ही है कि ये पूर्णाकार के रूप में इस वातावरण को देखता है, पदार्थों को पूर्ण रूप में देखता है। गेस्टाल्टवाद में सबसे पहले प्रत्यक्षण विधि पर अध्ययन किया गया था। उसके बाद चिंतन द्वारा सुसमझ विकसित होती है और वही सुसमझ को माध्यम बना करके गेस्टाल्टवादी कोहलन ने संज्ञानात्मक अधिगम का विकास किया और उस अधिगम के विकास को अंतर्दृष्टि अधिगम के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे संज्ञानात्मक अधिगमों में जो अंतर्दृष्टि अधिगम का जो विकास होता है, अंतर्दृष्टि का जो विकास होता है प्राणी के अचानक या अकस्मात रूप से होता है। तो ये गेस्टाल्टवाद की एक सूक्ष्म जानकारी है। इससे आगे की जो संप्रदाय महत्वपूर्ण है मनोविश्लेषणवाद, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो उसके अनसुलझे सुलझे रहस्य परीक्षा उपयोगी कितने सार्थक या कारगर सिद्ध होते हैं। साथियों, जुड़ते रहें, रुचि बनाए रखें और प्रेरित रहें। ईश्वर सफलता प्राप्त कराएगा। नमस्कार।